के बारे में, यह है, सज्जनों, दुनिया में सबसे तेज कार, और फिर उनकी विलक्षण महत्वाकांक्षा के बारे में, मैं जा सकता था और खरीद सकता था बहामास में द्वीपों में से एक और इसे मेरी व्यक्तिगत जागीर में बदल देता है, लेकिन मुझे निर्माण करने की कोशिश करने में बहुत अधिक दिलचस्पी है, और एक नई कंपनी बनाएं। कैमरा क्रू ने मस्क का एक्सकॉम कार्यालयों में पीछा किया, जहां उनके कॉक्सियोर डिलीवरी ने एक और दौर के योग्य बयानों का नेतृत्व किया। मैं एक बैंकर की तस्वीर में फिट नहीं हूं, $50 मिलियन जुटाना एक श्रृंखला बनाने की बात है, फोन कॉल की संख्या, और पैसा है। मुझे लगता है कि एक्सकॉम पूरी तरह से एक बहुअरब डॉलर का बोनस हो सकता है। मस्क ने मैक्लेरन को फ्लोरिडा के एक विक्रेता से खरीदा, कार को राल्फ लॉरेन से छीन लिया, जिसने इसे खरीदने के बारे में भी पूछताछ की थी। यहाँ तक कि लॉरेन जैसे बहुत अमीर लोग भी विशेष आयोजनों या कभी कभार संडे ड्राइव के लिए मैक्लारेन जैसी किसी चीज को आरक्षित करते हैं। मस्क नहीं। उन्होंने इसे सिलिकॉन वैली के चारों ओर चलाया और इसे एक्सकॉम कार्यालयों द्वारा सड़क पर पार्क किया। पक्षी की बूंदों से ढके कला के इस तरह के काम को या एक सेफवे की पार्किंग में देखकर उसके दोस्त डर गए। एक दिन, मस्क ने मैक्लेरन के मालिक लैरी एलिसन, सॉफ्टवेयर निर्माता ओरेकल के अरबपति को फाउंडर, को यह देखने के लिए ईमेल किया कि क्या वह मस्ती के लिए एक ट्रैक के आसपास रेस कारों में जाना चाहता है। जिम क्लार्क, एक और अरबपति, जो तेज चीजें पसंद करते थे, ने प्रस्ताव की हवा पकड़ी और एक दोस्त से कहा कि उन्हें स्थानीय फेरारी डीलरशिप पर कुछ ऐसा खरीदने के लिए दौड़ना होगा जो प्रतिस्पर्धा कर सके। मस्क बड़े लड़कों के क्लब में शामिल हो गए थे। एक उद्यम पूंजीपति और मस्क के करीबी दोस्त जॉर्ज जाचरी ने कहा, एलोन इस सब के बारे में बहुत उत्साहित था। उसने मुझे लैरी के साथ पत्राचार दिखाया। अगले साल, एक निवेशक से मिलने के लिए सैंड हिल रोड पर उतरते समय, मस्क कार में एक दोस्त की ओर मुड़े और कहा, इसे देखो। उसने कार को फ्लोर किया, एक लेन परिवर्तन किया, बाहर घूमा, और एक तटबंध से टकराया, जिससे कार फ्रिस्बी की तरह बीच में घूमने लगी। खिड़कियों और पहियों को उड़ा दिया गया, और कार का शरीर क्षतिग्रस्त हो गया। मस्क ने फिर से अपने साथी की ओर रुख किया और कहा, मजेदार बात यह है कि इसका बीमा नहीं किया गया था। फिर उन दोनों ने वेंचर कैपिटलिस्ट के कार्यालय की ओर कूच किया। अपने श्रेय के लिए, मस्क ने इस प्लेबॉय व्यक्तित्व को पूरी तरह से नहीं खरीदा। उसने वास्तव में ZIP2 से कमाए गए अधिकांश धन को एक्सकॉम में गिरवी रख दिया। इस निर्णय के व्यावहारिक कारण थे। यदि निवेशक कुछ महीनों के भीतर एक नए उद्यम में अप्रत्याशित लाभ उठाते हैं, तो वे कर कानून के तहत एक ब्रेक पकड़ लेते हैं। लेकिन सिलिकॉन वैली के उच्च जोखिम मानकों से भी, किसी की नई संपत्ति को एक ऑनलाइन बैंक के रूप में इफी के रूप में किसी चीज में डालना चौंकाने वाला था। सभी ने बताया, मस्क ने एक्सकॉम में लगभग $12 मिलियन का निवेश किया, करों के बाद, व्यक्तिगत उपयोग के लिए $4 मिलियन या उससे अधिक के साथ छोड़ दिया। ZIP2 के पूर्व कार्यकारी एड हो ने कहा, यह वही हिस्सा है जो एलोन को केवल नश्वर लोगों से अलग करता है। वह व्यक्तिगत जोखिम की एक पागल राशि लेने को तैयार है। जब आप इस तरह का सौदा करते हैं, तो यह या तो भुगतान करता है, या आप कहीं बस शेल्टर में समाप्त हो जाते हैं। एक्सकॉम में इतना पैसा निवेश करने का मस्क का निर्णय दृष्टि में और भी असामान्य लगता है। 1999 में .com की सफलता का अधिकांश बिंदु यह था कि एक बार खुद को साबित करें, अपने लाखों लोगों को छिपाएं, और फिर अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके अन्य लोगों से अपने अगले उद्यम पर दाम लगाने के लिए बात करें। मस्क निश्चित रूप से बाहरी निवेशकों पर भरोसा करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने खेल में भी प्रमुख भूमिका निभाई। इसलिए जब मस्क को टेलीविजन पर आत्म-अवशोषित .com स्कमक की तरह बात करते हुए पाया जा सकता है, तो उन्होंने सिलिकॉन वैली के पहले के दिनों में एक थ्रोबैक की तरह व्यवहार किया, जब इंटेल जैसी कंपनियों के संस्थापक खुद पर भारी जुआ खेलने के लिए तैयार थे। जहां ZIP2 एक साफ सुथरा, उपयोगी विचार था,
वहीं एक्सकॉम ने एक बड़ी क्रांति